हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमें जनरली पता नहीं होता है कि पढ़ा तो सबने होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन कब और किस कंडीशंस में हम इसे अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इसमें काफ़ी अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरव, आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ एंड वेयर टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि ये होता क्या है। इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा टॉपिक है वेयर टू अप्लाई, हाउ एंड वेयर। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो होता है ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है बेसिकली। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, वो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी जो होती है हमारी, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो रहती है ये कांस्टेंट रहती है, लेकिन ये कब कांस्टेंट रहती है इसकी भी एक कंडीशन है जो हमको जनरली स्कूलों में ठीक से नहीं पढ़ाई जाती है। वो ये है कि जो कांस्टेंट है ये तब कांस्टेंट होती है जब यहाँ पर कोई जो फोर्स हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हों। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो लॉ है वो ट्रू होता है। अगर फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल्ड नहीं करता है, क्योंकि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है वो उसमें हीट वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। तो अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो अगर आप ये जान लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब है जैसे कि मान लो एक आपका ऑब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस हो गई। तो सेंट्रल फोर्सेस वो होते हैं जो सेंटर टू सेंटर लगते हैं। मतलब ये एक फोर्स इधर लग रहा है, ये इसके सेंटर पे इधर लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होंगे इनके? दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ऑल सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कि सारे के सारे सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो इनके एग्जांपल हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एटसेट्रा। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है और जो विस्कस फोर्स जो आपका उसमें लगता है, जब कोई लिक्विड की जब एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जब रिलेटिव मोशन होती है, तो उस रिलेटिव मोशन की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो ये भी कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो अब इस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ये लॉ होल्ड नहीं करता है, ठीक है। तो अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे लगता है? सेंटर पे लगता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगा। ये एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पे लगता है और दूसरी बॉडी का सेंटर जो है वो पहली बॉडी के सेंटर पर लगाता है। ये जो है इस पर एक्शन करता है, ये इस पर रिएक्शन करता है। यानी कि ये जो है ये इस पर एक्शन कर रहा है, इस पर एक्शन कर रहा है, ठीक है, और ये वाला जो है ये इसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। तो
हम डिस्कस कर रहे थे मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें ये जब कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि ये सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनके अब फोर्स लग रहा है तो भाई कुछ ना कुछ काम तो होगा ही, ठीक है। तो अगर ये फोर्स जो भी काम करेगा वो जो काम है वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। अब इस चीज का मतलब क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो आपका, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसे थोड़ा रफ कर लेता हूँ। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जैसे कि एक चीज यहाँ से यहाँ पर ले जाई जाती है, ठीक है। तो अब ये चीज यहाँ से यूं करके कैसे भी यूं करके ऐसे करके घूम करके जाए, ठीक है। तो इस पाथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारा क्या होता है, Gm1 m2 बाई r, या फिर हम ये कह सकते हैं Gme m बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, F जो होता है वो माइनस का du बाई dr होता है। तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको ऐसे करके भी लिखते हैं, सॉरी डॉट नहीं आएगा। तो जब ये माइनस का ग्रेड u होता है इसका मतलब होता है कि ये जो है इसका ग्रेडियंट फंक्शन है। मतलब डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस में अगर हम छोटा सा चेंज करें तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। तो जो फोर्स है हमारा वो क्या होता है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रल करके du की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का इंटीग्रल ऑफ f डॉट dr, ठीक है। पर तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आएगा माइनस Gmm बाई r, ये u की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसमें रखोगे। तो ऐसे फोर्सेस जिनको इस फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट हो, ऐसा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और ऐसे फोर्स के द्वारा किया गया काम पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अगर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा यू बराबर क्या लिखते हैं, uf माइनस यू आई, यानी कि u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है। तो ये डेल्टा यू ऐसे लिखते हैं। अगर ये पाथ पे डिपेंड करता होता तो हम ये नहीं लिख पाते। फ्रिक्शन के केस में हम ये नहीं लिख सकते, फ्रिक्शन को पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट नहीं लिख सकते क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं तो एनर्जी क्या होती है हमारी, जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ये ट्रू होता है। आ गया समझ में? तो अगर नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। जो पोटेंशियल एक इंक्रीज करती है तो दूसरी डिक्रीज करती है, दूसरी डिक्रीज करती है तो एक इंक्रीज करती है। इसलिए इनका जो सम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जनरली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है। लेकिन अगर इसमें फ्रिक्शन वगैरह लग रहा हो तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। ध्यान रखिएगा, मैं टोटल एनर्जी बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं मैकेनिकल एनर्जी बोल रहा था। अब जो टोटल एनर्जी होगी वो तो भाई हीट भी हो गई,
और भी किसी फॉर्म में हो गई, तो हर फॉर्म में वो कन्वर्ट होती रहेगी। तो अगर वो कन्वर्ट होती रहेगी तो इसका क्या मतलब है कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मतलब जैसे कि एक आपकी वो हो गई, क्या बोलते हैं, हीट हो गई, और किसी फॉर्म में बन गई, इलेक्ट्रिसिटी बन गई, ये बन गया, वो बन गया, कुछ भी बन गया। तो टोटल एनर्जी जब आप सबका सम कर दोगे, काइनेटिक का भी, पोटेंशियल का भी और हीट का भी, ये वो सारी एनर्जीज को जोड़ दोगे, तो वो जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यही मतलब होता है कि जब हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब अप्लाई वहीं पे किया जा सकता है इसको जहाँ पर हमारा ये जो है कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हों। और कोई दूसरी, अगर आपके ये फ्रिक्शन वगैरह लग रहे हैं, विस्कस फोर्स लग रहा है, तो हम उस केस में ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में होने वाले चेंज को बराबर नहीं कर सकते। मतलब अगर ये घट रही है तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ रही है तो ये घटेगी। वो जो हम रूल लगाते हैं ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज का मतलब होता है या तो बढ़ेगा या घटेगा, तो यही तो मतलब होता है चेंज का। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल, यानी कि मान लो ये कम हो रही है तो ये बढ़ेगी तो भी चेंज है, और ये ज़्यादा हो रही है तो ये कम होगी। तो ऐसे करके ये चेंज जो है वो बराबर रहता है कंजर्वेटिव फोर्सेज में। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ये हमें अप्लाई करना होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस वीडियो प्लेलिस्ट और इन वीडियोज़ के ज़रिए मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट बता करके और उसके बेस पे जो भी आईआईटी या नीट या में जो क्वेश्चंस आ रखे होते हैं, उन क्वेश्चंस के बेस पे आपको उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना बता दूं कि कहाँ पे उसे अप्लाई करना है। सबको पता होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होता है, लेकिन कहाँ उसे अप्लाई करना है, हम वो चीज़ क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई सैटेलाइट ऊपर जा रहा है तो, लेकिन हमें किस कंडीशन में उसका इस्तेमाल करना है, कभी हम उससे वेलोसिटी निकालते हैं, कभी कुछ निकालते हैं। कुछ केसेस में हम, एक केस और होता है जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं कि जब न्यूटन के जो सेकंड लॉ और थर्ड लॉ है उनको डायरेक्टली लगाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ असंभव होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि जो आप जहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाते। जैसे यहाँ पे मान लो तुम्हारा, जब कोई मान लो सैटेलाइट ऊपर जा रहा है, तो जब सैटेलाइट ऊपर जा रहा है तो उसमें हम न्यूटन के एक्शन रिएक्शन कहाँ से लगाते फिरेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन ये होगी वो होगा, काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा वेलोसिटी निकालना। ठीक है, उससे फिर एक्सेलरेशन मिलेगा और फिर वेलोसिटी मिलेगी। लेकिन अगर हम ये लगा देते हैं हाफ mv² बराबर g/m/r, तो हमारा काम सीधा v हमें मिल जाता है। तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे न्यूटन के सेकंड लॉ को लगाना काफ़ी टीडियस हो, मतलब F बराबर ma को लगाना काफ़ी मुश्किल हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल अप्लाई करते हैं। तो होपफुली आपको ये इतना समझ आया होगा।
तो आगे के अब आपको मैं IIT जेई एडवांस 2015 का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि इसे कैसे अप्लाई करना है। तो कहाँ तो आपको समझ आ गया होगा कि वहाँ अप्लाई करना है जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं और न्यूटन के सेकंड लॉ को लगाना थोड़ा मुश्किल काम है।